दोस्तों पॉक्सो केस को लड़ते समय फिर चाहे वो कोई भी स्टेट का मामला हो, आप जो किताबों में पढ़ते हैं वो तो बहुत काम आता ही है। केस लॉज आपको पता होने चाहिए, वो भी बहुत काम आता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्या बोला, उससे ज्यादा आपका प्रैक्टिकली जो आपने कोर्ट में किया है वो काम आता है। दोस्तों पॉक्सो एक्ट के कई सारे सेक्शंस पर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे केस लॉज पर बात की है, बहुत सारे जजमेंट्स पर वीडियो बनाई है और हर सेक्शन को अलग अलग तरह से वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है पॉक्सो केसेस को लड़ने का, क्योंकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं, तो दिल्ली में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जब फाइलें आगे जाती हैं तो किस तरह से केसेस चलते हैं, तो उन्हीं एक्सपीरियंस को आपके साथ हम लोग साझा करते हैं। दोस्तों पॉक्सो केस को लड़ते समय फिर चाहे वो कोई भी स्टेट का मामला हो, आप जो किताबों में पढ़ते हैं वो तो बहुत काम आता ही है। केस लॉज आपको पता होने चाहिए, वो भी बहुत काम आता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्या बोला, उससे ज्यादा आपका प्रैक्टिकली जो आपने कोर्ट में किया है वो काम आता है, क्योंकि इसकी गवाही भी बहुत अलग तरह से होती है। आपने देखा हो तो इन कैमरा होती है, एक स्क्रीन के पीछे लड़की होती है और आप अलग होते हो, तो मतलब सवाल भी आप फेस टू फेस नहीं पूछ पाते हो इसके अंदर। तो वकील साहब की इसमें एक्सपर्टीज उनके प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आती है, कितने केस उन्होंने लड़े हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 को अलग अलग करके बताओ, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको समझने में बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नए वकील साहब है उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में क्या अंतर है उसके बारे में बात करूंगा। पॉक्सो एक्ट के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों पॉक्सो एक्ट को समझने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 अमेंडमेंट आया 2019 में, ये भी पढ़ना आपके बहुत ज्यादा काम का है। 19 में जब अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर, तो जो धाराएं हैं उसके अंदर जो सजा थी उस सजा को बढ़ा दिया गया। सजाए मौत तक की है पॉक्सो में, और ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर, एज को समझें आप। 0 से 12 साल, 12 से 16 साल और 16 से 18 साल, इस एज को समझना पड़ेगा आप। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों आप में से किसी पर भी अगर पॉक्सो केस हुआ है या पॉक्सो केस में आप फंस गए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और साथ में ही आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को समझना। अगर अच्छा लगे अपने दोस्त जानकर परिवार तक शेयर भी करना, ताकि वो भी जान सके पॉक्सो एक्ट के बारे में। दोस्तों पॉक्सो एक्ट में टोटल ही 46 सेक्शंस है, 46 टोटल सेक्शंस है। इनको पढ़ना बड़ा आसान है और इसमें आपको बहुत ही क्लियर व्यू दे देगा सेक्शन 29। सेक्शन 29 को पहले आप पढ़ लें, जो प्रिजम्पशन की बात करता है। अपने देश का कानून दोस्तों क्या बोलता है, बोलते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो निर्दोष है, ऐसा ही तो बोलते हैं जब कोर्ट में कोई इंसान पूछता है। बट ये पॉक्सो में नहीं होता दोस्तों। पॉक्सो में प्रिजम्पशन है कि सामने वाले को गिल्टी ही माना जाएगा। जब जज साहब के सामने उसको पेश करेंगे तो गिल्टी ही माना जाएगा। सेक्शंस कौन से होने चाहिए, सेक्शन होने चाहिए सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8 और सेक्शन 10। इसके अंदर कोई अपराध अगर हुआ है इन सेक्शंस में, तो उसे जो जज साहब है उसे गिल्टी ही मानेंगे कि इसने अपराध किया है। आप जब किताब पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन लिखा है 3, 5, 7 और 9। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 3, 5, 7, 9 में डेफिनेशंस हैं और जो मैंने सेक्शन बताए हैं 4, 6, 8, 10 उसमें पनिशमेंट है। तो इसको सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या है, पहले तो दोस्तों जो नाम लिखा है उससे ही आप समझ सकते हो। जो सेक्शन 4 है वो बोलता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअली असॉल्ट हुआ किसी भी बच्चे के साथ, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट से किसी ने प्राइवेट पार्ट को टच किया, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है कोई इंसान किसी को, यह आएगा सेक्शन 4 में। और इसी की एग्रावेटेड फॉर्म बन जाती है और ज्यादा, मतलब जहां बोल सकते हो रक्षक ही भक्षक बन जाए। मतलब कोई बच्चा किसी की कस्टडी में है, कस्टडी इन द सेंस कि उसका वो गार्जियन है, उसका पड़ोसी हो सकता है, उसके साथ रहने वाला कोई इंसान हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है, मतलब जिसकी कस्टडी में बच्चा सेफ अपने
अपने आप को समझता है, जानता है उस इंसान को। तो ऐसे में अगर उसने कोई भी किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया तो वो सेक्शन 6 में जाएगा। अब किसी इंसान को कोई जानता नहीं है, मान लो एक बच्चा है, उसे कोई जानता नहीं है, उस बच्चे ने दूसरे पर इल्जाम लगाया कि इस इंसान ने मेरे साथ में ऐसा किया, मतलब जानते नहीं है, ज्यादा वो गार्डियनशिप वाली बात नहीं आ रही है, तो वहां सेक्शन 4 का मामला दर्ज होगा। और क्लियर वे में अगर सामने वाले को जानता है, उसकी कस्टडी में बच्चा सेफ है ऐसा लगता है और वही हरकत कर दे, तो मतलब सेक्शन 6 का मामला हो गया। जैसे कई सारे मामले आते हैं, बच्चे अपने फादर पे इल्जाम लगा देते हैं, अपने चाचा पे, ताऊ पर, अपने पड़ोसी पर, अपने भाई पर, ऐसे इल्जाम जो लगते हैं ना, ये सारे के सारे मामले सेक्शन 6 में जाते हैं। सेक्शन 4 में जो सजा का प्रोविजन है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं पढ़ के आपको बताता हूं, उससे और अच्छा समझ आएगा, पर ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा, वरना तो ये आपके स्किप हो सकता है। सेक्शन 4 बोलता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव मतलब सेक्स होना, पेनिट्रेट करना। सेक्सुअल असॉल्ट तभी होगा जब सेक्शन 4 में ये चीजें होंगी, इंग्रेडिएंट्स होंगे। क्योंकि सिर्फ टच करना, अगर किसी को टच किया ब्रेस्ट पर, एनएस पर, कहीं भी अगर टच करता है या टच करवाता है, तो ऐसे मामले कहां जाएंगे? सेक्शन 8, 10, 14, 14 में पोर्नोग्राफी चला जाएगा, तो सेक्शन 8 में चला गया, 12 में चला गया। तो ये सेक्शंस पर भी हमने वीडियो बनाए, उनको भी आप देख लेना। अब पढ़ता हूं पहला पॉइंट क्या लिखा है। बोलता है whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो 10 साल से कम तो सजा बिल्कुल नहीं होगी, सजा बढ़ेगी। बट which may extend to imprisonment for life, पर जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। पहली बात में क्या बोलता है वो? कम से कम 10 साल, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। अब सेक्शन 4 के ही दूसरे पार्ट में भी समझ लो दोस्तों, अगर बच्चे की एज है, बच्चे की एज की बात कर रहे हैं यहां पर, बोलता है whoever commit the penetrative sexual assault on a child below 16 years। मैंने आपको बताया था कि एज में डिफाइन कर लेना, कैसे करोगे आप? 0 से 12, 12 से 16, 16 से 18। यहाँ पे देखो 16 बात आ गई ना यहाँ पर। तो बोलता है किसी बच्चे की 16 साल तक की अगर एज है, 16 साल से कम है, अगर उसकी एज है, तो punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। यहाँ पे कंफ्यूज होते हो बहुत बार, मैंने देखा है लोगों को कोर्ट में खड़े होकर जब वो बहस कर रहे होते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि बच्चे की एज क्या है। पॉक्सो में एज बहुत मैटर करती है। अगर 16 साल से कम हुई बच्चे की उम्र, उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो सजा 20 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होगी, और जिस सजा को उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें एक बात बहुत क्लियर लिखी हुई है दोस्तों, इसको भी समझ लेना। विच शैल मीन, इसका मतलब imprisonment for a remainder of natural life। बोलता है पूरी जिंदगी जितनी आपकी बची है, वो पूरी जिंदगी मतलब है उम्र कैद का। यहाँ जो लिखा है imprisonment for life, इसका मतलब पूरी जिंदगी, डेड बॉडी बाहर आएगी। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है, इसको भी आप समझ लो। सेक्शन 3 बहुत काम का इसलिए है कि टेक्निकली समझना पड़ेगा कि दोस्तों आजकल ना बहुत सारे फेक केस लग जाते हैं, फेक केस लगते हैं, और क्योंकि बच्चे को पैसा मिलता है, कंपनसेट किया जाता है, उसके अंदर पैसा मिलता है और लाखों में पैसा मिलता है, इसकी वजह से भी कुछ लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, फेक केस लगा रहे हैं। जिनके साथ जेन्युइनली हुआ उनके लिए दोस्तों हमारी बहुत ज्यादा संतावना है, हम बहुत ज्यादा दिल से बोलते हैं जिस इंसान ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। पर जिन्होंने किया ही नहीं उनके लिए क्या होगा? उनको बेचारों कोई गलती नहीं है और झूठे केस में लोगों को फंसा देते हैं। ऐसे में जो पैसा मिलता है ना, ये पैसा बहुत बड़ा एक रीजन है लोगों पर झूठा केस लगाने का। तो ये जो मैं 4 आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। 16 साल से कम का बच्चा है, कम से कम 20 साल होगी, उम्र कैद तक हो सकती है। वरना अगर मान लो 16 से 18 के बीच का कोई है तो उसमें क्या होगा? उसमें सजा कम से कम 10 साल की होगी। और ऐसे में उम्र कैद का मतलब जब तक उसकी पूरी जिंदगी है तब तक की बात हो रही है। अब सेक्शन 6 को दोस्तों समझो। 6 को जैसे मैंने आपको बताया, कोई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, बड़ा इजी है इसको समझना इस लाइन से। और 4 क्या हुआ? जब कोई बंदा थोड़ा सा अननोन है, तो ऐसे में मामला आता है किसका? सेक्शन 4 का। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट 4 में है ना, उससे कोई और ज्यादा ये सीरियस मामला बन जाता है। मतलब पेनिट्रेटिव उसमें भी था, पेनिट्रेटिव इसमें भी है, पर ये मामला बहुत सीरियस मामले में आता है और इसकी सजा दोस्तों 20 साल से कम होती ही नहीं है। मैं पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है। Whoever commit the aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous, लिखा हुआ है यहाँ वर्ड rigorous, बोलते कठोर, कठोर कारावास सुना होगा ना फिल्मों में आपने, ये वही है। With rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। रिग्रेस कठोर कारावास होगी जिसमें कि 20 साल से कम तो सजा नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड
टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसको उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, विच शैल मेन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर, मतलब पूरी जिंदगी, या भी बात क्लियर लिखा हुआ है पूरी जिंदगी, मतलब वो जेल में ही रहेगा, और फाइन भी लग सकता है और डेथ भी हो सकती है। डेथ मतलब फांसी, आगे लिखा हुआ ना, और डेथ, तो यहाँ डेथ मतलब फांसी। और फिर इसके अंदर सेम बात लिखी है इसके अंदर भी कि जो बच्चा होगा उसको पैसा मिलेगा उस चीज, मतलब पैसा मिलता है उसको अपना इलाज कराने के लिए या फिर रिहेबिलिटेशन कराने के लिए, इन चीजों के लिए मेडिकल प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिले, इन सब चीजों के लिए पैसा भी मिलेगा बाद में, कंपनसेट किया जाए। कंपनसेट तो दोस्तों क्या करेंगे, वर्ड ही गलत है मैं जो बोल रहा हूं, कंपनसेट थोड़ी हो सकता है ऐसे मामलों में। किसी छोटे बच्चे के साथ गलत कर दिया, कंपनसेट कैसे कर दोगे आप, हो ही नहीं सकता कभी। पैसा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे का इलाज तो कम से कम अच्छे से हो जाए, आगे की जिंदगी पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ चीजें होती है, इसीलिए पैसा दंड के रूप में दिलाया जाता है, दंड मिलता है सामने वाले को जिसने ये किया है। और पैसा कब मिलता है, ये जब केस खत्म होता है, जैसे ही उसको सजा मिली तभी उसको वो पैसा, बच्चे को जो पैसा है वो दिलवाया जाता है। दोस्तों सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में जितना मैंने समझाया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा डिटेल में, क्योंकि सेक्शन 5 बहुत बड़ा है दोस्तों। डिटेल में जब मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो इसमें लाइव आकर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में समझा सकूं, क्योंकि सेक्शन 3 इतना बड़ा नहीं है, सेक्शन 5 बहुत बड़ा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जो भी जिस भी तरह के आपके डाउट है, कुछ भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछना। आपका कोई केस है, सजेशन चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछो। आप वकील साहब हो, कोई सपोर्ट चाहते हो, कोई मदद चाहते हो मुझसे, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपकी उसमें मदद जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आता हूं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।